नमस्कार साथियों, आज मध्यकालीन इतिहास बिहार का पार्ट 2 की शुरुआत की जा रही है। सेट को शुरुआत करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे अत्यधिक मात्रा के पास स्टूडेंट लाभ उठा सकें। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। शेर शाह का मूल नाम क्या था? तो शेर शाह के मूल नाम जो थे फरीद खां इनके मूल नाम थे। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इब्राहिम खां किसका पुत्र था? तो इब्राहिम खां हसन खां का पुत्र था। प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। हसन खां को कहाँ की जागीर मिली थी? तो हसन खां को जागीर मिली थी वासपुर, सासाराम और टांडा, तीनों की जागीर प्राप्त हुई थी। किसने हसन खां को जागीर सौंपी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमाल खां ने हसन खां को जागीर सौंपी थी। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरीद खां के बचपन कहाँ व्यतीत हुआ? उसका बचपन फरीद खां का कहाँ पे व्यतीत हुआ? तो इसका उत्तर होगा सासाराम में फरीद खां का बचपन व्यतीत हुआ। सासाराम किस नदी के किनारे स्थित है? तो सासाराम हम देखें सोन नदी किनारे सासाराम स्थित है। 12वीं सदी जो है 15वीं सदी में इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? तो इसका उत्तर है 15वीं सदी में इस्लाम धर्म का और संस्कृति का प्रमुख केंद्र जौनपुर है। किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। हसन खां ने किसे अपनी जागीर सौंपी? तो हसन खां ने फरीद खां को अपनी जागीर सौंपी है। फरीद खां को कब सासाराम की जागीर मिली थी? तो फरीद खां को 1497 में सासाराम की जागीर प्राप्त हुई थी। फरीद खां ने कब तक सासाराम की जागीर संभाली थी? तो इसका उत्तर है 1518 तक जो है सासाराम की जागीर को ये संभाले थे। फरीद खां सासाराम से कहाँ गया? तो यहाँ पे फरीद खां सासाराम से वो आगरा की ओर प्रस्थान किए। हसन खां की मृत्यु कब हुई थी? तो हसन खां की मृत्यु 1522 में हसन खां की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 14 पे आते हैं। फरीद खां ने दक्षिण बिहार के किस शासक के यहाँ शरण ली थी? तो इसका उत्तर होगा बहार खां के यहाँ शरण ली थे। प्रश्न 15 पे आते हैं। किसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की? तो इसका उत्तर है बहार खां ने शेर खां की उपाधि इसको प्रदान की फरीद खां को। किस मुगल शासक ने शेर खां को अपनी सेना में नौकरी प्रदान की है? तो इसका उत्तर है बाबर ने शेर खां को अपनी सेना में नौकरी प्रदान की। पहाड़ खां की मृत्यु के पश्चात जगाल को कौन संरक्षक और संरक्षिका बना और बनी? तो इसका उत्तर है दूदू बीबी जो है इसके संरक्षक बने थे। दूदू बीबी की मृत्यु के बाद कौन वास्तविक रूप से बिहार का शासक बना? तो इसका उत्तर है शेर खां वास्तविक रूप से बिहार का शासक बने थे। प्रश्न 19 पे आते हैं। निम्न में किस शासक ने हजरत ए आगा की पदवी धारण की? तो हजरत ए आगा की पदवी जो है शेर खां के द्वारा धारण की गई है। शेर खां ने कब ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह किया? इसका उत्तर है 1530 में इसका किया गया है। किसने चुनार की रक्षा के अपने पुत्र कुतुब खां को तैनात किया? इसका उत्तर है शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को तैनात किया था चुनार की रक्षा के लिए। बाबर की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का शासक बना है? तो बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक हुमायूं बना है। हुमायूं कब दिल्ली का शासक बना है? तो हुमायूं जो है दिल्ली का शासक जो है 1530 में हुमायूं दिल्ली का शासक बना है। किस मुगल शासक ने चुनारगढ़ पर आक्रमण के लिए विशाल सेना भेजी थी? तो इसका उत्तर होगा हुमायूं पे है। सूरजगढ़ में युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1534 में सूरजगढ़ में युद्ध हुआ था। शेर खां और मोहम्मद शाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो शेर खां और मोहम्मद शाह के बीच जो है युद्ध हुआ था वो सूरजगढ़ में हुआ था। मोहम्मद शाह ने किन विदेशी शक्तियों की सहायता से शेर खां पे आक्रमण किया? तो इसका उत्तर है पुर्तगालियों शक्ति से सहायता लेकर शेर खां पर आक्रमण किया था। किस शासक ने तेलियागढ़ी और सिकरीगढ़ी युद्ध में महमूद शाह को पराजित किया है? तो इसका उत्तर है शेर शाह ने पराजित किया है। शेर शाह ने बंगाल सहित विजय प्राप्त कर ली थी। किस पे विजय प्राप्त कर ली थी? तो रोहतासगढ़ पर विजय, बंगाल सहित रोहतासगढ़ पर भी विजय प्राप्त कर ली।
शेर खां की बढ़ती शक्ति को देखकर हुमायूं ने किस पर आक्रमण किया है? तो इसका उत्तर है बंगाल पर आक्रमण किए हैं। हुमायूं का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? हुमायूं का प्रमुख प्रतिद्वंदी शेर शाह था। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ है? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच जो है चौसा का युद्ध हुआ है। चौसा के युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचाने के किस नदी में कूद पड़ा था? तो इसका उत्तर है वो गंगा नदी में कूद पड़ा था। प्रश्न 34 की ओर बढ़ते हैं। चौसा नामक स्थान किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर होगा ये है बक्सर। बक्सर जिले के अंतर्गत आता है। कन्नौज युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर है कन्नौज युद्ध 1540 में कन्नौज युद्ध हुआ है। कन्नौज युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ है? तो कन्नौज युद्ध जो है हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ है। चौसा के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं कहाँ जाता है? तो चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजय के बाद जो है आगरा की ओर प्रस्थान करता है। कहाँ पे? आगरा की ओर। हुमायूं और शेर खां का सामना कहाँ हुआ था? तो हुमायूं और शेर खां का सामना ये हुआ था बिलग्राम में। कहाँ पे? तो बिलग्राम में इनका ही सामना हुई थी। शेर खां ने किस साम्राज्य को अपदस्थ कर भारत में एक नए वंश की स्थापना की? तो इसका उत्तर है मुगल वंश को अपदस्थ कर एक नए वंश की स्थापना की। चौसा और बिलग्राम के युद्ध में किसे भारत का सम्राट बना दिया? तो इसका उत्तर है शेर खां को सम्राट बना दिया गया। किसने सूर्यवंश की वास्तविक सत्ताजय स्थापना की? तो सूर्यवंश की वास्तविक जो है स्थापना शेर खां के द्वारा की गई है। किसे द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है शेर खां को द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ किले में किसके नेतृत्व में सेना रखी गई? तो इसका उत्तर है देख सकते हैं हैबत खां और ख्वास खां, बी और सी। किसने बंगाल में खिजर खां के विद्रोह को कुचल दिया था? तो खिजर खां के विद्रोह को जो है शेर खां के द्वारा जो है कुचल दिया गया था बंगाल में। शेर खां ने बंगाल को कितने सरकारों में विभक्त किया? तो इसका उत्तर है 19 जिलों में इसको विभक्त किया है। किस शासक ने अमीन ए बंगा और सैनिक की नियुक्ति की है? इसका उत्तर है शेर खां ने अमीन ए बंगा और सैनिक अधिकारी की नियुक्ति की है। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद किसने कादिर शाह की उपाधि धारण कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया? इसका उत्तर है यहाँ पे हम देख सकते हैं मयूर खां। मयूर खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। किसके अभियान के बाद मयूर खां आत्मसमर्पण कर दिया था? इसका उत्तर है शेर खां के अभियान के बाद मयूर खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। शेर खां ने किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया है? तो मालवा का सूबेदार जो है शुजात खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया है। 1543 में रायसीन प्रदेश में कौन शासक था? रायसीन प्रदेश में पूरनमल जो है रायसीन प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश के शासक थे 1543 में। कहाँ के युद्ध में शेरशाह ने कतरे आम का कार्य किया जो इतिहास में शेरशाह के नाम पर काला धब्बा माना जाता है? तो इसका उत्तर है रायसीन, जिसे हम मध्य प्रदेश में कहते हैं। 1544 में मारवाड़ क्षेत्र में किसका शासन था? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मालदेव का शासन था। प्रश्न 53 पे आते हैं। शेर खां ने कहाँ के शासक उदय सिंह को पराजित किया था? तो इसका उत्तर है चित्तौड़ के राजा को पराजित किया था। निम्न किस किले पर शेर खां ने अधिकार कर लिया? तो इसका उत्तर हम देखते हैं माउंट आबू, अजमेर और चित्तौड़ तीनों पे अधिकार कर लिए थे। किसने कहा था एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो देता? तो ये उत्तर है शेर खां। ये शेर खां के द्वारा कही गई है। शेर शाह का कलिंजर का अभियान कब हुआ था? तो इसका कलिंजर का अभियान 1545 में कलिंजर का अभियान हुआ। शेर शाह का अंतिम अभियान कौन था? तो शेर शाह का अंतिम अभियान कलिंजर का अभियान था। मृत्यु से पहले शेर शाह का कौन सा अग्निशास्त्र चला रहे थे? तो इसका उत्तर है यहाँ पे हम देखते हैं उक्का नामक अग्निशास्त्र चला रहे थे मृत्यु से पहले। किसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो एक दिन में मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा? ये कथन है शेर खां का। किसका है? तो शेर खां का।
किस युद्ध के समय शेर खां ने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो एक दिन मैं मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। ये है चंदेरी। चंदेरी के युद्ध में कहा था। शेरशाह को अग्रदूत कहा जाता है, तो शेरशाह को हम अकबर का अग्रदूत मानते हैं। कौन लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो लगान और अर्थव्यवस्था से संबंधित है दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत। निम्न में कौन सैन्य व्यवस्था का प्रधान होता है? तो सैन्य व्यवस्था का प्रधान कौन होता है? तो दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज होता है। निम्न में कौन विदेश मंत्रालय होता है? तो विदेश मंत्रालय कौन होता है देख सकते हैं, तो दीवान ए रसालत को हम विदेश मंत्रालय कहते हैं। दीवान ए रसालत का प्रधान क्या कहलाता है? तो दीवान ए रसालत का प्रधान को दीवान ए मुहतसिब कहते हैं। दीवान ए मुहतसिब। प्रश्न आते हैं, निम्न में कौन विभाग राजकीय आदेश और पत्राचार से संबंधित है? तो इसका उत्तर है दीवान ए इंसा जो है राजकीय आदेश और पत्राचार से संबंधित है। कौन न्याय विभाग से संबंधित है? न्याय विभाग से दीवान ए काजी जो है संबंधित हैं। प्रश्न आते हैं 68 पे, निम्न में कौन खुफिया विभाग था? तो इसका उत्तर है दीवान ए बड़ी जो है एक खुफिया विभाग था। निम्न में कौन शाही महल के विभिन्न कार्यों की देखभाल से संबंधित था? तो शाही महल से खान ए समा। यहाँ पे हम देख सकते हैं खान ए समा। प्रश्न आते हैं 70 पे, शेरशाह के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सरकारों में विभक्त था? तो शेरशाह के समय संपूर्ण साम्राज्य 47 सरकारों में विभक्त था। कौन सरकार का प्रमुख अधिकारी के साथ साथ सैन्य अधिकारी होता था? तो इसका उत्तर होगा सिकदार ए सिकंदरा। सिकदार ए सिकंदरा। निम्न में कौन मुख्य न्याय अधिकारी होते थे? तो मुख्य न्याय अधिकारी को मुंसिफ ए मुसीफान कहते थे। प्रश्न 73 पे आते हैं, शेरशाह सूरी ने किसकी लगान व्यवस्था को अपने प्रांत में लागू किया था? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के लगान व्यवस्था को अपने प्रांत में लागू किया। निम्न में किस व्यवस्था पर शेरशाह की लगान व्यवस्था आधारित थी? तो इसका उत्तर है रेयतवाड़ी। कौन है? तो रेयतवाड़ी। प्रश्न 75 पाते हैं, शेरशाह ने भूमि को कितने में बांटा है? तो शेरशाह ने भूमि को बीघा में बांटा था। किसमें? तो बीघा में। एक बीघा बराबर कितना सिकंदरी गज होता है? तो एक बीघा बराबर 3600 सिकंदरी गज होता है। शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए कितने अंक वाले सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर है 32 अंक वाले सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह लगान के रूप में उपज का कितना भाग वसूल करते थे? तो इसका उत्तर है 1/3। 1/3। किस शासन ने पट्टा और काबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? तो इसका उत्तर है शेरशाह ने जो है पट्टा और काबूलियत प्रथा को प्रारंभ किए। शेरशाह के पिता का क्या नाम था? तो शेरशाह के पिता का नाम हसन खां। हसन खां इनके पिता का नाम था। 10 साला लगान व्यवस्था किस शासक से संबंधित है? 10 साला जो है अकबर से संबंधित है। प्रश्न आते हैं 82 पे, शेरशाह प्रत्येक जो है शाम को न्याय के लिए दरबार में बैठता था। इसका उत्तर है बुधवार को। प्रत्येक बुधवार को शाम को न्याय के लिए दरबार में बैठता था। किस शासक ने कहा था न्याय करना धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है? इसका उत्तर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह ने बाजारों और सराय में किसकी नियुक्ति की थी? तो बाजारों और सरायों में हड़कारा की नियुक्ति की। शेरशाह की टकसाल का नाम किस लिपि में लिखा गया है? तो टकसाल में लिपि में लिखा गया है फारसी और देवनागरी लिपि को लिखा गया है। शेरशाह प्रथम शासक था जिसने शुद्ध रुपया चलवाया था। तो यहाँ पे कौन सा? तो चांदी का शुद्ध रुपया को चलवाया था। निम्न में किस शासक के चांदी के रुपये 1835 तक प्रचलन में रहे थे? तो इसका उत्तर है हम देख सकते हैं शेरशाह सूरी के 1835 तक जो है प्रचलन में रहे थे। प्रश्न 88 पाते हैं, शेरशाह के समय चांदी का 1 रुपया तांबे के दाम के बराबर कितना होता था? तो इसका उत्तर है 64 तांबे के दाम के बराबर होते थे। आते हैं शेरशाह द्वारा जारी सोने के सिक्के का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है असरफी। जो है सोने के सिक्के को असरफी कहते थे। एक असरफी में कितने ग्रेन सोना होते थे? तो एक असरफी में हम देख सकते हैं
167 होने के नाते शेरशाह ने अपने सिक्कों पर 4 खलीफाओं के नाम अंकित कराए थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है सुन्नी थे। सुन्नी होने के नाते शेरशाह ने अपने 4 खलीफाओं के नाम अंकित करवाए थे। शेरशाह ने कहाँ रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया? रोहतासगढ़ किले का निर्माण जो है सासाराम में करवाए। निम्न में किस मुगल शासक ने दीन पनाह नगर की स्थापना की? तो दीन पनाह नगर की स्थापना जो है हुमायूं के द्वारा की गई। शेरशाह ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह का हम देख सकते हैं शेरशाह जो है पुराना किले का निर्माण करवाए थे। किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण 1542 में हुआ है। किस शासक ने किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया? तो किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा की गई है। कब पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया गया है? तो 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया गया। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया? तो इसका उत्तर है शेरशाह के द्वारा पुनः स्थापित किया गया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। प्रश्न आते हैं 100 पे। किसने शेरशाह के मकबरे के संबंध में कहा था यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो ये कहा गया है कानूंगो के द्वारा कही गई है। किसने शेरशाह के मकबरे के संबंध में कहा तो यह ताजमहल से भी सुंदर है? ये कथन कहा गया है कनिंघम के द्वारा। किस शासक ने कन्नौज शहर को ध्वस्त कर उसे नया रूप दिया है? तो इसका उत्तर है शेरशाह ने कन्नौज शहर को ध्वस्त कर उसे नया रूप प्रदान किया। किस शासक ने सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? तो इसका उत्तर है शेरशाह के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण की गई है। सड़क ए आजम पूर्व में सोनार गांव से पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है? तो यह अटक सिंध तक फैला हुआ है। अब एक नए अध्याय मुगल कालीन बिहार का अध्ययन करेंगे। बाबर ने सर्वप्रथम अपना सैनिक अभियान बिहार में कब किया था? तो इसका उत्तर है 1529 में सर्वप्रथम अपना सैनिक अभियान किए थे। बाबर ने किस से बंगाल का दीवान नियुक्त किया था? तो दीवान जो है मुर्शिद इराकी को दीवान नियुक्त किया था। बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को पराजित किया था? तो इसका उत्तर है घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। मुगल वंश के शासकों ने कब पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया? तो इसका उत्तर है 1555 में पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किस मुगल शासक ने सूर्यवंश के शासकों को पराजित कर मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की? तो इसका उत्तर है हुमायूं ने पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। शेरशाह ने कब बिहार पे अपना अधिकार स्थापित किया? तो इसका उत्तर है 1540 में बिहार पे अपना अधिकार स्थापित करते हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का शासक बना है? तो हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक अकबर बने हैं। वास्तव में किसे भारत में मुगल प्रशासन का संस्थापक माना जाता है? तो अकबर को मुगल प्रशासन का संस्थापक माना जाता है। अकबर के शासक बनने के प्रारंभिक काल में अफगानों ने कहाँ अपना प्रभुत्व बनाए रखा? तो इसका उत्तर है बिहार में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। सुलेमान करानी ने कब बिहार में अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा की? इसका उत्तर है 1564 में सुलेमान करानी ने बिहार में अपने स्वतंत्र शासन की स्थापना 64 में की। दाऊद खां कब बिहार का शासक बना? तो दाऊद खां 1572 में बिहार के शासक बने। अकबर ने दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए किसे बिहार भेजा? तो इसका उत्तर है मुनीम खां को बिहार भेजे। किस मुगल शासक ने अपने सेनापति शहबाज खां को छोटा नागपुर के राजा बेरी शाह के खिलाफ भेजा था? तो इसका उत्तर है अकबर। यह किसने पलामू के चेरों पे आक्रमण किया है? तो पलामू के चेरों पे आक्रमण जो है राजा मानसिंह के द्वारा जो है पलामू के चेरों पर आक्रमण किया गया है। राजा मानसिंह ने कब पलामू के चेरों पे आक्रमण किया है? तो इसका उत्तर है 1579 में पलामू के चेरों पे राजा मानसिंह के द्वारा आक्रमण की गई है।
अकबर ने कब मिथिला के राजपूत नरेश को पराजित किया है? तो इसका उत्तर है 1574 में मिथिला के राजपूत नरेश को अकबर ने पराजित किया है। अकबर ने किसे मिथिला क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया? तो इसका उत्तर है महेश ठाकुर को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया है। प्रश्न 20 पे आते हैं। मानसिंह ने निम्न में किस स्थानीय सरदार को पराजित किया था? तो इसका उत्तर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर। मानसिंह ने किसी अपनी राजधानी बनाया है? तो मानसिंह अपनी राजधानी रोहतास को मानसिंह अपनी राजधानी बनाते हैं। मानसिंह ने राजमहल क्षेत्र का नया नामकरण क्या किया था? तो इसका उत्तर है अकबर नगर। अकबर नगर जो है राजमहल क्षेत्र का नया नामकरण किया था। प्रश्न 23 पे आते हैं। निम्न में कौन युद्ध विभाग का प्रमुख होता था? तो युद्ध विभाग का प्रमुख जो है मीर बख्शी। कौन होता था? तो मीर बख्शी। निम्न में कौन बंदरगाह पर कर वसूलता था और सीमा शुल्क वसूलता था और नौकाओं पर लगे कर को वसूलता था? तो इसका उत्तर है मीर बहर। मीर बहर। आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत में कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो आईने अकबरी के अनुसार बिहार जो है 7 प्रांतों में जिलों में बटा हुआ था। निम्न में कौन मुगल काल में बिहार का एक प्रांत नहीं था? तो इसका उत्तर है भागलपुर जो है नहीं था। निम्न में कौन मुगल काल में बिहार का प्रांत था? तो इसका उत्तर हम देख सकते हैं हाजीपुर, तिरहुत और चंपारण, ये तीनों थे। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल जो है आईने अकबरी के लेखक हैं। किसने राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है जहांगीर ने राज्यपाल नियुक्त किया है। राजकुमार परवेज को कब बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है 1621 में इन्हें गवर्नर नियुक्त किया गया है। किसके शासनकाल में मुगलों का अधिकार खोखर देश क्षेत्र पर स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर है जहांगीर के समय। जहांगीर छोटा नागपुर के खानों पर अपना अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। तो इसका उत्तर है हीरा। यहाँ पे हम देख सकते हैं हीरा पे जो है हीरा के खानों पर अपना अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में छोटा नागपुर से किस धातु के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? इसका उत्तर है सोना। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में छोटा नागपुर पे सोना धातु के प्राप्त होने का उल्लेख किया है। निम्न में कौन जहांगीर की आत्मकथा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी है। तुजुके जहांगीरी। शाहजहां ने किससे बिहार क्षेत्र को छीना था? तो शाहजहां ने बिहार से परवेज से जो है बिहार क्षेत्र को छीना था। अब आगे चलते हैं। शाहजहां ने कब परवेज से बिहार क्षेत्र को छीना था? तो इसका उत्तर होगा 1623 से 24 में बिहार क्षेत्र को छीना था। औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? तो अजीम को। देखिए अजीम को जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया है। औरंगजेब ने कब राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है 1702 में। 1702 में बिहार का सूबेदार अजीम को बनाया गया। राजकुमार अजीम ने पटना शहर का नाम बदलकर क्या रखा था? तो इसका उत्तर है अजीमाबाद। अजीमाबाद रखा गया। राजकुमार अजीम ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कितने रुपए खर्च किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 करोड़। 1 करोड़ जो है खर्च किए थे। औरंगजेब के समय बंगाल का तत्कालीन दीवान कौन था? तो इसका उत्तर होगा मुर्शिद कुली खां जो है इसके तत्कालीन गवर्नर थे। यह औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या 8 और प्रगणों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर होगा 245। 245। निम्न में कौन से अधिकार फौजदार को प्राप्त थे? तो इसका उत्तर होगा पुलिस, राजस्व और सैनिक, तीनों अधिकार फौजदार को प्राप्त थे। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परगना थी। राजस्व से संबंधित प्रशासक दायित्व के ऊपर होता था, इसका क्या होगा? तो आमिर। क्या होगा? तो आमिर। निम्न में किसका कार्य परगने का लेखा जोखा तैयार करना और स्वयं राजस्व को सरकारी खजाने तक पहुंचाना था? तो इसका उत्तर होगा कारकुन। निम्न में कौन स्थानीय राज्य कोष का अधिकारी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोषदार जो है स्थानीय राजकोष के अधिकारी थे। मुगल कालीन बिहार की भूमि को निम्न में से किसमें बांटा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जागीर, खालसा और सरायगुल। टोडरमल ने किसके शासनकाल में बिहार की भूमि का नाम तय किया था? तो
तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर के समय जो है भूमि का नाम तय किया था। टोडरमल ने बिहार का राजस्व कितना तय किया था? तो बिहार के राजस्व को जो है 25 लाख जो है तय किए थे। व्यापारियों पर निम्न में कौन सा कर लगाया जाता था? यहाँ पे हम देख सकते हैं व्यापारियों पर जो है जीहत, वजूहत और सेठजीहत, ये तीनों कर लगाए जाते थे। निम्न में कौन सा कर जमींदारों द्वारा वसूला जाता था? तो जमींदारों द्वारा वसूला जाता था फरुआत। कौन सा? तो फरुआत। कौन सा मुगल काल में बिहार का वसूला जाने वाला कर था? तो इसका उत्तर हम देखते हैं अबाब, इखराजात और हबूबात, ये तीनों थे। मुर्शिद कुली खान ने कब बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था? तो इसका उत्तर है 1704 में स्वतंत्र राज्य घोषित किया। किस मुगल राजकुमार का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका उत्तर है फर्रुखसियर का जन्म जो है पटना में हुआ था। फर्रुखसियर ने किसे पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार किया? तो इसका उत्तर है जहांदार शाह को पराजित कर जय मुगल सिंहासन पर अधिकार किया। फर्रुखसियर ने कहाँ अपना औपचारिक राज अभिषेक करवाया है? तो इसका उत्तर है पटना में अपना औपचारिक राज अभिषेक करवाया है। कहाँ के युद्ध में विजयी होकर फर्रुखसियर मुगल सम्राट बना है? तो इसका उत्तर है आगरा। आगरा के युद्ध में विजयी होकर फर्रुखसियर मुगल सम्राट बना है। कौन पहला मुगल सम्राट था जिसका राज अभिषेक बिहार में हुआ था? तो इसका उत्तर है वही फर्रुखसियर, जिनका हुआ था राज अभिषेक बिहार में। फर्रुखसियर के उत्तराधिकारी ने कब तक बिहार में शासन किया? तो इसका उत्तर है 1740 तक शासन किए। कौन फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी था? तो इसका उत्तर है यहाँ पे सरफराज। सरफराज जो है फर्रुखसियर के उत्तराधिकारी थे। बिहार का पहला नायब नाजिम किसे नियुक्त किया गया है? तो नायब नाजिम जो है अलवर्दी खां को नियुक्त किया गया है। प्रश्न आते हैं 63 पे। किसने सरफराज खां की हत्या कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया? इसका उत्तर है अलवर्दी खां। अलवर्दी खां स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किए। अलवर्दी खां कब स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किए हैं? इसका उत्तर है 1740 में। अलवर्दी खां कब तक बंगाल में शासन किया? तो इसका उत्तर है 1756 तक अलवर्दी खां ने बंगाल में शासन किए। अलवर्दी खां ने किसे बंगाल का नायब नाजिम नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है जैनुद्दीन हैबत। जैनुद्दीन हैबत को नायब नाजिम नियुक्त किया था। प्रश्न 67 पे। मराठा पेशवा ने कब बिहार पर आक्रमण किया? तो इसका उत्तर है 1743 में बिहार पर आक्रमण किए। अफगानों ने कब हैबत जंग की हत्या की? तो इसका उत्तर है 1748 में हैबत जंग की हत्या की। किसके नेतृत्व में अफगानों ने हैबत जंग की हत्या की? तो इसका उत्तर है मुस्तफ़ा खां। मुस्तफ़ा खां। प्रश्न आते हैं 70 पे। अलवर्दी खां ने कहाँ के युद्ध में मराठों को पराजित किया है? तो इसका है फतुहा। फतुहा में से पराजित किया है। अलवर्दी खां ने कब मराठों को पराजित किया है? जिसका उत्तर है 1751 में मराठों को पराजित किया है। प्रश्न आते हैं अलवर्दी खां के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बना है? तो इसका उत्तर है सिराजुद्दौला जो है उसका उत्तराधिकारी बना है। प्रश्न आते हैं 73 पे। सिराजुद्दौला कब बंगाल का नवाब बना है? तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब 1756 में बंगाल का नवाब बना है। अब आते हैं मध्यकालीन बिहार की सामाजिक स्थिति पे। मध्यकालीन बिहार में हिंदू समाज मुख्य रूप से कितने वर्गों में बटा था? इसका उत्तर है यह 4 वर्गों में बटे थे। निम्न में किस वर्ण का समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका उत्तर है ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त थे। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गया में। विष्णुपद मंदिर जो है गया में स्थित है। गया में वैष्णव संत ईश्वरपुरी द्वारा किसे वैष्णव धर्म में दीक्षित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चैतन्य। चैतन्य। बिहार में विशेष रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं। इसका उत्तर है मध्यकालीन में। मध्यकालीन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं। प्रश्न 6 पे आते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में शक्ति की पूजा विशेष रूप से की जाती है? तो शक्ति की पूजा मिथिला में विशेष रूप से की जाती है। निम्न में किस तांत्रिक का संबंध मिथिला क्षेत्र से था? तो इसका उत्तर है यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है आपका देवदित्य मंडन मिश्र और गंगेश उपाध्याय, ये दोनों का संबंध है। अब आगे चलते हैं चैतन्य देव किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो चैतन्य देव वैष्णव धर्म के अनुयायी थे।
निम्न में कौन चैतन्य देव का प्रमुख शिष्य था? तो चैतन्य देव के प्रमुख शिष्य थे रघुपति उपाध्याय। रघुपति उपाध्याय प्रमुख शिष्य थे। रघुपति उपाध्याय का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो रघुपति उपाध्याय का बिहार में जन्म तिरहुत में हुआ था। केंद्र है। निम्न में कौन बिहार में शैव धर्म से संबंधित केंद्र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वैकटपुर, बाजितपुर और गया। ये तीनों जो हैं शैव धर्म से संबंधित केंद्र हैं। निम्न में कहाँ हरिहर नाथ मंदिर है? तो हरिहर नाथ मंदिर जो है सोनपुर में स्थित है। कौन सा मंदिर विष्णु और शिव की संयुक्त पूजा का विशाल नमूना है? तो इसका उत्तर है हरिहर नाथ जो है विष्णु और शिव की संयुक्त पूजा का विशाल नमूना है। किस सदी में बिहार में मुसलमानों का आगमन हुआ था? तो बिहार में मुसलमानों का आगमन 11वीं सदी में हुआ था। मध्यकाल में सामाजिक संरचना की कुलीनवाद का उद्भव एक महत्वपूर्ण घटना है। तो किस चीज़ का? तो मिथिला में सामाजिक संरचना कुलीनवाद का उद्भव का एक महत्वपूर्ण घटना है। मिथिला के समाज को कुलीनवाद की तर्ज पर पुनर्गठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर है हरि सिंह देव को दी जाती है। प्रश्न 17 पाते हैं। ज्योतिषीश्वर ने वर्ण रत्नाकर में जो जातियों की एक सूची प्रदान की है, ये कौन सी है? तो राजपूत की एक सूची प्रदान की है। मलिक मोहम्मद जैसी ने राजपूत जातियों के विषय में जानकारी दी है। तो यहाँ पे है 36 राजपूत जातियों के विषय में मलिक मोहम्मद जैसी ने जानकारी दी है। किस मुगल शासक काल में सती प्रथा का कानून बनाकर निषेध कर दिया गया? तो इसका उत्तर होगा अकबर के शासनकाल में। किस शासक की पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका उत्तर है यहाँ पे भव सिंह, शिवदेव सिंह और हरि सिंह, तीनों के पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। किसकी रचनाओं में दास प्रथा के प्रचलन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो दास प्रथा के प्रचलन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है विद्यापति की रचनाओं में। प्रश्न 22 पे आते हैं। मध्यकालीन बिहार में लोग पूर्ण रूप से किस पर आश्रित थे? तो मध्यकालीन में जो है कृषि पर आश्रित थे। बिहार का कौन सा क्षेत्र मध्यकाल में कपड़ा बाजार के रूप में प्रसिद्ध था? तो कपड़ा बाजार के रूप में प्रसिद्ध था बिहार का मिथिला क्षेत्र। मध्यकाल की पुस्तक वर्ण रत्नाकर में की तरह कपड़े का उल्लेख मिलता है। तो कपड़े का उल्लेख मिलता है तो 30 तरह के कपड़े के उल्लेख मिलते हैं। बिहार के आरंभिक सूफियों में 12वीं सदी में बसने वाला संत इमाम ताज फकीह प्रमुख थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मनेर में बसने वाले संत इमाम ताज फकीह प्रमुख थे। बिहार में किस संप्रदाय के सूफी सबसे लोकप्रिय रहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय में सबसे प्रमुख स्थान किसका था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मखदूम जाकिर याहिया मनेरी जो थे सबसे प्रमुख स्थान था फिरदौसी संप्रदाय में। संत सफुद्दीन याहिया मनेरी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1381 में इनकी मृत्यु हो गई। संत सफुद्दीन याहिया मनेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1263 में इनका जन्म हुआ था। संत अहमद चिरमपोश किस सिलसिला के सूफी थे? तो इसका उत्तर होगा फिरदौसी सिलसिला के सूफी थे। संत अहमद चिरमपोश की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ये बिहार शरीफ में स्थित है। कहाँ पे? तो बिहार शरीफ में। बिहार में सतारिया संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो सतारिया संप्रदाय की शुरुआत जो है अब्दुल्ला सतार के द्वारा की गई। प्रश्न 33 पाते हैं। अली शेर बिहार में किस संप्रदाय के प्रथम संत थे? तो अली शेर कादरी संप्रदाय के प्रथम संत थे। संत अली शेर को कहाँ दफनाया गया था? तो संत अली शेर को औरंगाबाद में दफनाया गया था। किस सिलसिले के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावी संत मखदूम शाह महमूद मुनाम थे? तो इसका उत्तर होगा कादरी सिलसिले के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावी संत मखदूम शाह जो है मुनाम थे। प्रश्न 36 पाते हैं। संत मखदूम शाह महमूद मुनाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा बिहार शरीफ में इनका जन्म हुआ था। पटना सिटी के मितन घाट मोहल्ले में मीर तकी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा संत मखदूम शाह मोहम्मद मुनाम।
प्रश्न 38 पे आते हैं, संत शाहकारी किस संप्रदाय के संत थे? तो संत शाहकारी जो थे वो नक्शबंदी संप्रदाय के संत थे। सूफी संत शाहकारी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो इसका उत्तर है शाहकारी का मकबरा पटना में स्थित है। औरंगजेब किस संप्रदाय के सूफी संत के शिष्य थे? तो इसका उत्तर है नक्शबंदी। औरंगजेब नक्शबंदी के सूफी संत के शिष्य थे। मुर्गा मोहन कहाँ के सूफी संत थे? मुर्गा मोहन जो थे बिहार शरीफ के सूफी संत थे। मुर्गा मोहन किस संप्रदाय के सूफी संत थे? मुर्गा मोहन नक्शबंदी संप्रदाय के सूफी संत थे। संत शेख फतेह और बरहान किस संप्रदाय के संत थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय के संत थे। किस काल में शेख फतेह और बरहान बिहार आए थे? तो इसका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक के काल में आए थे। प्रश्न 45 पे आते हैं, मध्यकालीन बिहार में हिंदुओं की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो इसका उत्तर है टोला, पाठशाला और मंदिर। प्रश्न 46 पे आते हैं, शिक्षकों द्वारा निम्न किसकी शिक्षा दी जाती थी? तो शिक्षकों के द्वारा यहाँ पे न्याय शास्त्र का, धर्मशास्त्र का और ज्योतिष शास्त्र का, तीनों की शिक्षा दी जाती थी। मध्यकालीन बिहार में शिक्षा की भाषा क्या थी? तो शिक्षा की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। मध्यकाल में शिक्षा की भाषा संस्कृत थी। मध्यकालीन बिहार में जो है छात्रों को शिक्षित किया जाने वाला ज़्यादा लोकप्रिय क्या था? तो इसका उत्तर है टोला जो था ज़्यादा लोकप्रिय था। मुसलमानों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मुसलमानों के शिक्षा का प्रमुख केंद्र मकतब, मदरसा और खानका तीनों थे। बिहार में कहाँ खानका स्थापित थी? बिहार में खानका हम देख सकते हैं शेर घाटी, भागलपुर, फुलवारी शरीफ, ये तीनों जगह जो है खानका स्थापित थी। निम्न में कौन बंदरगाह दरभंगा राज्य का संस्थापक था? यहाँ पे देख सकते हैं दरभंगा राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है महेश ठाकुर जो है दरभंगा राज्य के संस्थापक थे। रघुनंदन दास राय किस विषय के महान विद्वान थे? तो रघुनंदन दास जो है तर्कशास्त्र के महान विद्वान थे। तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर है गणेश उपाध्याय। कहाँ द्योत परीक्षा प्रचलित थी? तो द्योत परीक्षा प्रचलित है कहाँ पे? तो मिथिला में द्योत परीक्षा प्रचलित है। किस मुगल शासक ने रघुनंदन दास राय की विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें मिथिला क्षेत्र भेंट किया था? तो इसका उत्तर है अकबर। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार के विद्वानों को काफ़ी सम्मान था? तो इसका उत्तर है जहांगीर। अफसाना ए शासन किसकी रचना है? तो अफसाना ए शासन जो है शेख कबीर की रचना है। राजा राम मोहन राय किस भाषा के अध्ययन हेतु पटना आए थे? तो इसका उत्तर है फारसी भाषा हेतु जो है पटना आए थे राजा राम मोहन राय। अहमद बहानी ने कब सैफ खान मदरसा का भ्रमण किया था पटना में? तो इसका उत्तर होगा 1807 में ये पटना भ्रमण किए। अहमद जो है बहानी किस देश के यात्री थे? तो इसका उत्तर देखिएगा अहमद शाह बहानी जो थे ये ईरान के यात्री थे। निम्न में कौन बिहार का नायब नाजिम था? तो नायब नाजिम कौन है? तो राम नारायण मौजू। प्रसिद्ध पुस्तक दीवान के रचनाकार कौन हैं? तो दीवान के रचनाकार कौन हैं? तो शेख अली जो हैं दीवान के रचनाकार हैं। दीवान किस भाषा की रचना है? तो दीवान जो है फारसी भाषा की रचना है। किसने प्रसिद्ध पुस्तक खुलासत उत त्वारिक की रचना की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो है कल्याण सिंह के द्वारा रचना की गई है। प्रश्न 65 पाते हैं, किसका संबंध वाहवी आंदोलन से था? तो वाहवी आंदोलन से संबंध किसका है? तो मौलवी अहमदुल्लाह का संबंध वाहवी आंदोलन से था। किसने इस्लाह अल मुस्लिम नामक मदरसे की स्थापना की? इसका उत्तर है मौलवी अहमदुल्लाह ने इसकी स्थापना की। अब आते हैं मध्यकालीन बिहार का स्थापत्य कला। निम्न कौन इस्लामी वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता थी? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेहराब, मीनार और गुंबद। मध्यकालीन बिहार किस शासक के अधीन रहा? मध्यकालीन बिहार लोदी, सरकी और सूर तीनों के रहा। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। मलिक इब्राहिम का मकबरा कब निर्मित हुआ था? इसका उत्तर है
1353 में निर्मित हुआ है। बिहार में कहाँ सांगी मस्जिद स्थित है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सांगी मस्जिद कहाँ पे है, तो बिहार शरीफ में सांगी मस्जिद है। किस शासक के अंतर्गत बंगाल शैली का विकास हुआ है? तो बंगाल शैली का विकास सरकी शासक के अंतर्गत बंगाल शैली का विकास हुआ है। आगे चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। साफ नफी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? बात हो रही है तो यहाँ पे मुंगेर में साफ नफी का मकबरा जो है वो मुंगेर में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कब निर्मित हुआ है? तो शेर शाह का मकबरा 1545 में ये निर्मित हुआ है। कौन रोहतासगढ़ किले के जो है अंदर स्थित है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रोहतासगढ़ किले के अंदर गणेश मंदिर, हथियापोल और आयना महल स्थित है। किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में हम देख सकते हैं इवास खान मस्जिद का और साकी सुल्तान का मकबरा, ये दोनों का जो है निर्माण अकबर के शासनकाल में हुई। प्रश्न 11 पे आते हैं। मखदूम शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो मखदूम शाह का मकबरा मनेर में स्थित है। मखदूम शाह का मकबरा कब निर्मित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1641 में मखदूम शाह का मकबरा निर्मित हुआ था। किसके शासनकाल में मखदूम शाह का मकबरा निर्मित हुआ? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर के समय मखदूम शाह का मकबरा निर्मित हुआ। शेर शाह मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो शेर शाह का मस्जिद जो है ये पटना में स्थित है। मीर साहब टोला मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो मीर साहब टोला मस्जिद जो है ये भागलपुर में स्थित है। हजरत मोहम्मद सिस्तानी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हजरत मोहम्मद सिस्तानी का मकबरा जो है स्थित है बिहार शरीफ में। कहाँ पे? बिहार शरीफ। हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा की गई है। निम्न में कौन हॉलिडे शैली से में निर्मित इमारत है? तो इसका उत्तर होगा पटना कॉलेज है। हॉलैंड शैली में निर्मित एक इमारत है पटना कॉलेज। प्रश्न 19 पाते हैं। किस इमारत पे यूरोपीय शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा राजभवन, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय, तीनों का देखा जा सकता है। तो आज आप लोगों का मध्यकालीन इतिहास बिहार का पूरा कालखंड समाप्त हुआ। कल आधुनिक काल बिहार का लाया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें जिससे सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो आज के लिए धन्यवाद।